Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को फिजिक्स में इसके आगे जो हम लोग पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यूस ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा और फिर इसके बाद आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में अब एक पोर्शन और बच गया था टॉर्क के बारे में पढ़ने के लिए, और इसमें टॉर्क में क्या पढ़ना आ जाए वो बता दे रहा हूँ। देखिए, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो वहाँ पर कितना टॉर्क लगेगा, इसी के बारे में इसमें पढ़ना है। सबसे पहले तो ये समझा देता हूँ कि टॉर्क कहलाता क्या है। बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि टॉर्क का मीनिंग क्या है, टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो उसका एक सिंपल कंसेप्ट बता देता हूँ, तब फिर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर लेके जाएंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बाद वो बताएंगे। चलिए देखिए, एक सिंपल एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। मान लो कोई ये रॉड है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको बोलते हैं। ये एक सिंपल रॉड दिखाया गया। इसमें क्या करिए, इधर फोर्स लग रहा है, मान लो इधर F1 फोर्स लगाया हमने, और इधर फोर्स आप सपोज दैट F2 फोर्स लगाया गया। और ये जो फोर्स लग रहा है ना F1 F2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, और हम ये पूछते हैं, बताइए नेट फोर्स इसमें कितना हो गया, इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगा, एक ये पूछा। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर एक रॉड लिया इसी तरह का, और इसका ये सेंटर ऑफ मास, या इसी को आप बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इधर जो इसमें देखिए, अब इसमें क्या क्या इधर लगा रहे हैं हम फोर्स F1, इसमें इसके दूसरे एंड में इधर फोर्स F2, इधर फोर्स F2 लगाया। ठीक है, इधर क्या फोर्स F1, इधर फोर्स F2 लगाया आपने। ये जो फोर्स लगाया, और यहाँ पर भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 एंड F2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब बताइए इसमें नेट फोर्स कितना हो गया इस पर। ठीक है, आंसर पहले ही लिख दिया था मैं। खैर देखिए, अब इसको देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आपका मान लीजिए ये रॉड है, आप इधर क्या क्या, इसमें ये रॉड है और इसके ये साइड और इसके दूसरे एंड से आप इक्वल फोर्स लगाइए, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसमें बताइए, देखिए ये अब इस तरह का हो गया, बॉडी ऐसे रखा हुआ, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इसके इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से लग रहा है। जैसे इस तरह से जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही इधर भी फोर्स लग रहा है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पर कितना हो गया, 0। यहाँ पर भी जो होगा नेट फोर्स कितना हो गया, 0। ठीक है, तो दोनों में नेट फोर्स 0 हो गया, तो फिर डिफरेंस क्या यहाँ पर है ये बताइए, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया। तो देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक टर्म आता है लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्स के बीच लाइन ऑफ एक्शन, बस वही यहाँ डिफरेंट हो रहा है। यहाँ देखिए, इन दोनों फोर्स के बीच लाइन ऑफ एक्शन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, दोनों फोर्सेस के बीच ये लाइन ऑफ एक्शन दोनों में क्या है, सेम है। मतलब देखिए, ये F2 फोर्स और इधर ये F1 फोर्स, ये क्या F1 F2 दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। देख रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर सेम हो गया। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन टू फोर्सेस आर सेम। ठीक है, और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। इसमें देखिए, तो
ये दोनों फोर्स यहाँ पर क्या था, दोनों इक्वल था, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बट लाइन ऑफ एक्शन भी यहाँ क्या है, सेम ही है, तीनों सेम है। दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों अपोजिट में लग रहा है, और लाइन ऑफ एक्शन भी दोनों में क्या है, सेम है, दोनों फोर्स के बीच। अब इसमें देखिए, यहाँ भी दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट में लग रहा है, यहाँ तक तो सेम ही हो गया। ये दो फोर्स है F1 F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ भी था, दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन इसमें लाइन ऑफ फोर्स सेम था, इसमें लाइन ऑफ फोर्स बिटवीन टू फोर्सेस डिफरेंट है। यहाँ देखिए, इसका जो लाइन ऑफ फोर्स होगा ये इधर हो रहा है ना, इस फोर्स के कारण लाइन ऑफ एक्शन इधर काम करेगा, इसके कारण लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा। इसमें लाइन ऑफ एक्शन इधर होगा, इसमें लाइन ऑफ एक्शन ये साइड होगा। ठीक है, तो देखिए, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंट हो रहा है। समझ में आया अंतर? समझ पाया क्या बोल रहा हूँ? माने दोनों में क्या था, सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, बट लाइन ऑफ एक्शन सेम। सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड्स अपोजिट डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। तो अभी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण क्या होगा? देखिए, अब यहाँ हो गया लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हुआ, तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया। तो बताइए अब इसके कारण क्या हो गया, बॉडी यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाएगा ना, तो बॉडी यहाँ पर अब रोटेट कर जाएगा। इसमें देखिए, ये फोर्स इधर लगा रहा है, इधर लगा, तो बॉडी क्या रोटेट करना चाहेगा, ये बॉडी रोटेट करना चाहेगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो ये बॉडी रोटेट करेगा, और जहाँ रोटेट किया इसका मतलब उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क कब होगा, जब बॉडी रोटेट करेगा। समझे? इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये रोटेट करेगा बॉडी, बॉडी विल रोटेट। अब जब बॉडी रोटेट करेगा तो वैसी कंडीशन में उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। तब यहीं पर क्या हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस्ड हो गया, टॉर्क विल प्रोड्यूस। समझ में आया? ये चीज समझा कि टॉर्क कब लगेगा? तो टॉर्क लगने का कंडीशन क्या था कि लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के बीच सेम नहीं होना चाहिए, और लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा तो बॉडी वैसे कंडीशन में रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क कितना होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, ये कैसे निकालेंगे अब वो बताता हूँ। देखिए, टॉर्क कैसे निकालते हैं, अब इसके बारे में समझिए। मिटा देंगे। अब समझिए, टॉर्क हमको इसी से मतलब था, टॉर्क ये वाला कंडीशन, दोनों में अंतर समझाया। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन सेम था, इसलिए इसमें क्या था, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। चलिए अब इसमें देखिए, ये कंडीशन में जो ये कितना टॉर्क होगा, तो टॉर्क जो निकालते हैं ना, ये टॉर्क निकालिएगा कैसे, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर ऑफ एक्सिस या सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन एंड फोर्स। तो देखिए, यहाँ फोर्स यहाँ ना लग रहा था, फोर्स हो गया, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये क्या हो गया, फोर्स। ये जो डिस्टेंस यहाँ पर लिया ना, यही डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या इसके लिए तो देखिए, ये वाला जो हो गया, ये फोर्स हो गया ना, ठीक है, ये फोर्स और ये सेंटर ऑफ एक्सिस, इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर इन हो जाएगा। फोर्स जो लग रहा था है ना, और इसमें ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या लेंगे, तो यही हो गया फोर्स, कहाँ से, ये फोर्स एंड ये जो हो गया कौन सा, ये जो सेंटर ऑफ एक्सिस था, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ रोटेशन एंड फोर्स के बीच जो डिस्टेंस होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ रोटेशन जो बोलेंगे, तो इस एक्सिस से, ठीक है, इस एक्सिस से इस फोर्स के बीच जो डिस्टेंस हो गया, यही हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही चलिए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क निकल जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को हमको लगा देना है इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए टॉर्क का मतलब हो गया कि टॉर्क तभी काम करेगा जब उसमें लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो फोर्स के बीच। तो देखिए, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। अब यहां पर हम बना रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमने देखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसमें आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डायपोल, एक डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को रख रहा हूं। देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास, रोटेशन ऑफ एक्सिस जो बोली, यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको मालूम है, ये क्या लेते थे आप, एल। यहां भी ये डिस्टेंस एल, ठीक है। यहां जो चार्ज लिया आपने माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। अब इस डायपोल को कहाँ रखा गया है, कहाँ रखे हैं इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप रखे हैं तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है। और वो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, एफ इजकल टू क्यू ई, ये बता चुका था। अगर वो फोर्स का पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी मालूम था हमको। तो देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इधर क्या ये फोर्स लग गया, देखिए क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पर, इस डायपोल पर ये नेगेटिव चार्ज ना हुआ तो इस पर फोर्स लगेगा किधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसका अपोजिट इधर फोर्स लगा, है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक क्लियर है। तो इस डायपोल पर ये फोर्स लगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना। अब यहां पर जो सेंटर ऑफ मास जिसको बोल रहे थे, अब इस कंडीशन में देखिए तो इस बॉडी में इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना हो गया, बस पहले वाला कंडीशन जो समझाया अभी, यहां पर देखिए नेट फोर्स या ऐसे लिखे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी जीरो। देखिए इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल when an electric dipole is placed in uniform electric field, then the net force on dipole is equal to zero। नहीं, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना, देखिए इक्वल फोर्स है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्या बताए थे, अगर दो फोर्स हो, इक्वल हो, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो बट लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहेगा तो वहां टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सेम देखिए कंडीशन आया, दो इक्वल फोर्स है क्यू ई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, तब यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये यहाँ पे बताया नेट फोर्स क्या हो गया, इस डायपोल पर जीरो हो गया। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो लगेगा, ठीक है। अब आइए
इसी चीज़ को हम क्या बोल सकता हूँ कि ये जो आपका कंडीशन आया ना, ये कौन सा कंडीशन हो गया, ट्रांजिशनल या इसको आप बोल सकते हैं इस तरह से, ये जो कंडीशन आया ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ये बॉडी क्या है, ट्रांसलेट बॉडी इज इन, या ये डायपोल इज इन, या आप ये बोल सकते हैं इसी को कि डायपोल इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। एंड ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि बॉडी आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, रोटेट कर सकता। जहां टॉर्क आ गया तो रोटेट होगा, ये आगे पीछे इस तरह से नहीं चल सकता, आगे पीछे नहीं बढ़ सकता, लेकिन क्या ये रोटेट हो सकता है। तो ही बोला गया जब आगे पीछे नहीं चल सकता है तो उसी के लिए टर्म यूज किया गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी कैसा है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब ये रोटेट कर सकता है ना, ये रोटेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, यही बताया था, समझे। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि नेट फोर्स ऑन बॉडी जीरो, तो नेट फोर्स ये जो डायपोल पर जीरो किसके कारण हो रहा था, देखिए तो ये दो फोर्स था, दोनों अपोजिट में लग रहा था, सेम मैग्नीट्यूड्स का था, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा तो इसका मतलब रोटेट करेगा, इसका मतलब उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, यही चीज बताया गया, ठीक है। चलिए अब आगे आइए, अब इसी चीज को हम लिख देते जो समझाया था। यहां पर देखिए क्या लिख सकता हूं कि टू इक्वल एंड अपोजिट forces which do not have same line of action, same line of action, do not have same line of action, then it will रोटेट, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं, इसका मतलब क्या है, रोटेट करेगा, रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स एक्सिस मीन्स सेंटर ऑफ मास, इसी ये सेंटर ऑफ मास इसके एक्सिस के अलाउंग ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। और जब रोटेट करेगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, देन प्रोड्यूसेस टॉर्क, है ना, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गया इस डायपोल में। और ये टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी का वैल्यू निकाल देना है कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस डायपोल में। तो देखिए इस फोर्स के कारण और इस फोर्स के कारण कितना यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो निकाल दीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसी को पहले निकाल देते हैं, ये फर्स्ट वाला का टॉर्क फर्स्ट इधर वाला ले रहा हूँ, है ना, दो फोर्स लग रहा था, दोनों के कारण निकाल रहा हूँ। फोर्स F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर ले रहा हूँ। देखिए समझिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या होगा, एक चीज और समझिए, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये जो डायपोल है ना, ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना थीटा एंगल से ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास था, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, चलिए अब देखिए इसमें आपका क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से, फोर्स सेंटर ऑफ एक्सिस एंड फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये फोर्स, और देखिए ये वाला, ये डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर ऑफ एक्सिस
एंड फोर्स, इन दोनों के बीच क्या है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो इसके लिए क्या किया था आपने ये डिस्टेंस निकालने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये डायपोल कितना सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल से, तो ये भी थीटा हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट्स कितना हो गया, ये था ना एल, तो ये क्या हो गया एल कॉस थीटा, तो ये वाला क्या हो गया एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। क्लियर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा हुआ, क्लियर हुआ। देखिए ये क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डायपोल थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ भी क्या थीटा एंगल होगा, ये डिस्टेंस क्या था एल था, है ना। तो इधर क्या इसका कंपोनेंट इधर क्या हो गया एल कॉस थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हो गया एल साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे एल साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ ये, और ये क्या चाहेगा रोटेट कराना चाहेगा, है ना। देखिए ना अब इस इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इस तरह का ध्यान दीजिए। देखिए तो ये इस तरह का है डायपोल और फोर्स लग रहा है ना, तो ये क्या चाहे रोटेट करेगा, तो कैसा है देखिए इस तरह से, है ना। तो इसका देखिए तो कैसा डायरेक्शन हो जाएगा इधर, ये कैसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या हो गया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और इसका और वैल्यू दे दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ का क्या हो गया फोर्स क्यू ई, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा फोर्स हो गया क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा जो फोर्स लगेगा टॉर्क टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसके लिए आइए देखिए, अब यहाँ भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी तो वही चीज़ होगा। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा ये डिस्टेंस आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या था थीटा था, जैसे यहाँ पर एल कॉस थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ एल साइन थीटा, ये थीटा ले रहा था तो इधर क्या कंपोनेंट हुआ एल कॉस थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर इधर वाला क्या हुआ एल साइन थीटा, नहीं ये कॉस थीटा, तो इसका यहाँ एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस फोर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या ले लीजिएगा फिर एल साइन थीटा। और ये भी देखिए ये रोटेट करना चाह रहा है ना, इसका भी डायरेक्शन क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फोर्स लग रहा है ना इस तरह का। देखिए अब दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है, तो नेट टॉर्क निकल जाएगा दोनों का। इस फोर्स के कारण ये क्या रोटेट करना चाह रहा है दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों ऐड कर देंगे तो नेट टॉर्क निकल जाएगा इस डायपोल पर, है ना। समझे, ये इधर जो टॉर्क लग रहा है, ये जो टॉर्क लग रहा है, दोनों क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेट टॉर्क इस डायपोल पर निकल गया, कितना लगेगा जो तो इसको फिर आप लिख सकते हैं। अच्छा इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नेट टॉर्क, लेकिन इधर दिक्कत होगी, इधर मिटा देता हूँ। अब ये नेट टॉर्क क्या हो गया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड के कारण जो टॉर्क लगेगा, तो इसमें कितना था देखिए क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा। इसका डायरेक्शन आपको मालूम था, दोनों का क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए तो दोनों ऐड हो गया नेट टॉर्क में। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू एल साइन थीटा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो क्यू इंटू 2L ई साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और Q इंटू 2L क्या हो गया, ये डायपोल मोमेंट P
ई साइन थीटा, पी साइन थीटा, ये निकल गया नेट टॉर्क। ठीक है, नेट टॉर्क पी साइन थीटा, समझे ना? नोट करिए, समझा देता हूँ। देखिए अब नेट टॉर्क दोनों ऐड हो जाए, क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? क्लॉक बाय डायरेक्शन। तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्यू एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, दोनों ऐड कर दीजिए, 2 क्यू ई एल साइन थीटा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्यू और ये क्या हो गया 2l, अलग कर लिए, क्यू को अलग कर लिए, ये 2l ई साइन थीटा। इसलिए ऐसा लिखा गया क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ गया? ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P बराबर हो गया, P इक्वल टू क्या था? Q इंटू 2l, उसी चीज़ को लिखा गया यहाँ पर फॉर्म। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में फिर इसको देखिए कैसा है, देखिए P ई साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, है ना, ये P क्रॉस E, है ना। अच्छा एक ये भी लिख सकते हैं, एक ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, E क्रॉस P, दोनों तो एक ही हो गया। बोले तो इसमें कौन सा करेक्ट है? मैग्नीट्यूड्स में तो दोनों एक ही है। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगा लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो पढ़ा था उसके बेसिस इसमें एक ही करेक्ट है। अब देखिए इसमें कौन सा करेक्ट है, इसमें मिलाइए अब कौन इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, क्लॉक बाय डायरेक्शन किसको फॉलो कर रहा है इसमें। देखिए तो इसमें ये किसका ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन -q और +q। तो इस डायपोल के कारण इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा। ये किसका डायरेक्शन हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए -q और ये q, तो ये -q से लेकर +q किसका डायरेक्शन होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल ही हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ये किसका डायरेक्शन हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर इसको आप रखिए यहाँ पर स्क्रू को, और इसको घुमाइए, स्क्रू को घुमाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर स्क्रू को घुमाइए, तो स्क्रू को घुमाएंगे तो देखिए तो क्लॉक बाय डायरेक्शन में क्या आ रहा है? P इंटू ई क्लॉक बाय डायरेक्शन, P इंटू ई क्लॉक बाय डायरेक्शन। तो इधर भी क्लॉक बाय डायरेक्शन आ रहा था, मतलब P इंटू पी क्रॉस ई, P और क्रॉस ई में क्या आ रहा है? क्लॉक बाय डायरेक्शन आ रहा है। तो देखिए क्लॉक बाय डायरेक्शन इस चीज़ को यहाँ पर बता दिया। इसका मतलब कौन सा करेक्ट है? P इंटू ई क्लॉक बाय डायरेक्शन का। अगर E इंटू पी कर रहे हैं स्क्रू को, E इंटू पी इधर एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में क्या होगा? E क्रॉस P। ये गलत हो गया, एंटी क्लॉक नहीं है, यहाँ तो क्लॉक बाय आ रहा है। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या होगा? टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, ये वाला फॉर्म हो गया। इसी को P साइन थीटा बोल रहा था। यही तो कॉन्सेप्ट था आपका कि आप नेट जो टॉर्क लग रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल में वो कितना लगेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? P साइन थीटा। नोट करिए। अब इसी का अलग अलग कंडीशन भी आता है। अब इसका 3 कंडीशन देखेंगे कि टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मिनिमम कब होगा, कौन सा स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये कंडीशन देखना होगा। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका अगला कंडीशन का। अब इसका डिफरेंट केस में, केस फर्स्ट में आप देखिए केस फर्स्ट। अब ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए, तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा का मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा था ये टॉर्क जो निकाला था, क्या निकाला था आपने? पी ई साइन थीटा। तो पी साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, और 1 कब होगा? थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा। मतलब क्या हो गया? ये डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पर, है ना। यानी आप देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या लीजिएगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री आप ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो गया? P इन लिखेंगे। इसका मतलब an electric dipole will produce maximum torque when electric field and electric dipole moment are perpendicular to each other।
एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तभी ये मैक्सिमम लगेगा। मतलब देखिए इस तरह का कंडीशन होगा, इसको दिखा देता हूँ आपका, ये दिखा रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दिखा दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायपोल दिखा है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए तो अब क्या इस कंडीशन में ये क्या है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। इस कंडीशन में जो टॉर्क लगेगा कितना, P, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर हो गया। तो क्या लिखेंगे, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल will experiences maximum torque when electric field and electric dipole moment are perpendicular to each other। जब ये दोनों मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो वैसे कंडीशन में टॉर्क के द्वारा मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा डायपोल के द्वारा। मतलब डायपोल के द्वारा मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, जब ई एंड पी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, है ना। नोट करिए इसको। फिर दो कंडीशन और आता है इसका हो गया। अब इसी का आगे अब यहां पर एक लिखेंगे इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा उसके बारे में। केस 2 में ये टॉर्क का मिनिमम वैल्यू कब होगा ये निकालना है। टॉर्क मिनिमम ये कब होगा इसके बारे में। तो देखिए फिर उसी तरह से अभी आपको बताया था है ना, यहाँ पर ये टॉर्क क्या था, PE साइन थीटा, और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना, 0। और 0 कब होगा इसका, जब उसका वैल्यू आप क्या 0 एंड 180 पर रखिएगा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए और थीटा का वैल्यू 180 होना चाहिए। ये दो कंडीशन आएगा, ये दोनों कंडीशन का बता रहा हूँ समझिएगा। देखिए ये दोनों कंडीशन में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखिए, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रखा गया और यहाँ पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं जान के धीरे धीरे कर रहा हूँ इस पर। कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बढ़िया से बता देंगे, थोड़ा फास्ट हो जाता है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार धीरे धीरे बताऊँ। देखिए आप लोग जब साथ रहते थे, क्लास में बैठे रहते थे, तो वहाँ पर इंडिविजुअली इंटरेक्ट कर लेते थे। अब यहाँ पर क्या है, हमको लगता है कि आप लोग तो बाद में इसको नोट कर लेंगे ही, इसलिए हम थोड़ा फास्ट लेके चल जाता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, मैक्सिमम प्रयास करूँगा कि इसको समझा दें। देखिए अब यहाँ पर भी उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, थीटा क्या लिया 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ले रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक डायपोल का भी। अब इस कंडीशन में कहाँ ले लें, इस कंडीशन दिखा देते हैं। ये माइनस क्यू इधर प्लस क्यू,
ठीक है। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, इस तरह दिखाया। ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब देखिए अब इस कंडीशन में देखिए तो ये माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे दिखाते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल भी आपका क्या लग रहा है, इधर ही लग रहा है। देखिए ऊपर दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन भी आपका क्या है, जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में आ गया। ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो गया, ये मैक्सिमम इसका आपका सॉरी मिनिमम टॉर्क होगा, दैट इज जीरो इसका टॉर्क का वैल्यू होगा। रीजन देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इस कंडीशन में देखिए तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, पहले ही बताइए। इस डायपोल पर नेट फोर्स, तो डायपोल पर जो नेट फोर्स लगेगा, देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स किधर लग गया, इधर F इजकल टू क्यू ई, इधर फोर्स लगेगा। इसमें अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें फोर्स इधर लग गया क्यू ई। इस डायपोल पर निकाल रहे हैं कि नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, देखिए इधर इधर भी लग रहा है, दोनों क्या सेम मैग्नीट्यूड्स, अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं। अब बताइए तो लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या है, इस डायपोल में फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या है, सेम है। क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा, इसलिए इसका क्या हो गया, वैल्यू मिनिमम हो गया। टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, माने नेट टॉर्क भी क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिए ना, यही तो दिखा, नेट टॉर्क जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। तो यहाँ देखिए नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क ये भी क्या हो गया, जीरो। तो इस बॉडी में सॉरी इस डायपोल में नेट फोर्स जीरो तो है ही पहले से भी, लेकिन नेट टॉर्क भी जीरो हो गया। और नेट टॉर्क जीरो क्यों हो गया, टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है। पहले ही बताया था, जहाँ लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहता है वहीं टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यहाँ लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए इसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर नेट टॉर्क क्या हो गया, जीरो। और इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। माने इक्विलिब्रियम अभी आप समझिए ना, छोड़िए, अभी ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब कैसा इक्विलिब्रियम बाद में देख लेंगे। इक्विलिब्रियम ये वाला कंडीशन हो गया इक्विलिब्रियम वाला। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ध्यान दीजिएगा। इक्विलिब्रियम माने इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन देखा, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, डायपोल पर जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो हो गया। तो ये टॉर्क क्या चीज में आ गया, ये जो डायपोल हो गया क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया ये। चलिए अब इसमें देखिए, इसका दूसरा कंडीशन में एक और इसका देखिए, तब आगे क्लियर होगा। यहाँ पर भी आपने लिया सपोज ये लिए, और अपोजिट होना चाहिए, 180 थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे का। तो इधर कर दीजिए आप प्लस क्यू, इधर हो गया माइनस क्यू। तो देखिए तो माइनस से प्लस, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल ये किधर लग रहा है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो समझ में आ गया, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए फोर्स, तो देखिए इसमें फोर्स कितना, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तब पॉजिटिव चार्ज किधर लगेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो फोर्स लगा इधर लगा, कितना, क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस क्यू चार्ज है, इसमें फोर्स लगे किधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें फोर्स किधर लग गया, इधर लग गया, देखिए क्यू ई। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, फोर्स अब क्या लगा, जैसे ये डायपोल है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम है, तो यहाँ भी नेट टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, नेट टॉर्क जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। तो वही लिखा था कि जीरो थीटा जब जीरो रहेगा और जब थीटा 180 रहेगा, इसका मतलब इस कंडीशन में लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इसलिए नेट टॉर्क वहाँ क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, और नेट टॉर्क यहाँ भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको भी क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में।
अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होगा, स्टेबल और अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम तो दोनों आ गया, अनइक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या था, यही कंडीशन है, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो दोनों में नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क जीरो हो रहा है ना। चलिए यहाँ तक नोट करिए। अब इसमें बताना हमको ये इसमें कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है, नोट करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नोट करिए, तब तक मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डायपोल along its own direction। own direction हो गया लिखा हुआ। अब देखिए इक्विलिब्रियम के लिए हो गया, समझ लीजिए। अब आगे समझिए, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन था कि नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन डायपोल शुड बी जीरो, दोनों कंडीशन में जीरो है। अब इक्विलिब्रियम को यहाँ दो तरीके से डिफाइन करना, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल में क्या होता है ना, देखिए बस एक ही पॉइंट, जितना हम लोग पढ़े ना सब में एक ही चीज़ का मेन रोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इतना सारी चीज़ हम लोग अलग अलग पढ़ा। हम एक पॉइंट खाली समझ जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसको हम स्टेबल बोलेंगे, किसको अनस्टेबल बोलेंगे। देखिए एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, या हम यहाँ भी लिख देता हूँ इस पॉइंट को, उधर अगर दिक्कत हो रही है तो इस पॉइंट को यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, और इसका समझना ही समझ जाएंगे तो खुद आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू align the electric dipole moment along its own direction, along its own direction। बस इसी पॉइंट को समझ लेना है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन इसमें आपका स्टेबल है कौन आपका इसमें अनस्टेबल है। ठीक है। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना चीज़ अभी हम लोग पढ़े, बस सब में एक ही चीज़ समझना हमको है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सारा इंपॉर्टेंट रोल्स था इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता था, देखिए अब उसका पीछे मेन क्या कॉज था। इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाह रहा था ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब पी हम अपने डायरेक्शन में लेके चलाए। माने हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहता है कि पी को अपने डायरेक्शन में लेके चलाए, माने जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उधर ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल को भी लेके चले आए, हमेशा अपने साथ उसको लाने के प्रयास करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, पी को भी ले जाने का प्रयास करेगा। बस यही देखना है, हमेशा ये टेंडेंसी रहता है। वही लिखे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डायपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये चाहेगा कि डायपोल को अपने ही डायरेक्शन में कर लें, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम डायपोल को भी कर लें, पी को भी कर लें। और जहाँ इस तरह का आ गया आप खुद समझ लीजिएगा कि हाँ किस में ऐसा कंडीशन हो सकता है ना। अब ये दोनों में आप खुद समझिए कौन स्टेबल है कौन स्टेबल है अनस्टेबल है। अब देखिए क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें, अब इसी से पता चले, डिस्प्लेस करिए दोनों को अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तब खुद आप डिफाइन कर लेंगे कि इसमें कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। चलिए इसको डिस्प्लेस करते हैं इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से, इसके पोजीशन से। इस डायपोल को आप डिस्प्लेस कर रहा हूँ, देखिए इसको हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है। यहाँ क्या था, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसको डिस्प्लेस किया अपने ओरिजिनल पोजीशन से। तो जब आप डिस्प्लेस करेंगे तभी भी देखिए यहाँ पर आप डिस्प्लेस किया, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा ना, इधर दिखा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल पी इधर लग रहा है। अभी देखिए ये पी इधर लग रहा है ना, ये पी लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है और पी इधर लग रहा है अभी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा कि इस पी को अपने डायरेक्शन में लेके चले आए,
तो फिर ये क्या करेगा, जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे ना, फिर ये अपने पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये फिर क्या हो गया, ये अपने पोजीशन, मतलब पी फिर क्या आ गया, देखिए ऐसा आ जाएगा। फिर यही डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, दोनों ही डायरेक्शन में आ गया। देखिए तो इसका मतलब ये इस कंडीशन में जब थीटा का वैल्यू 0 है तो वहाँ पर अगर हम डायपोल को डिस्प्लेस करेंगे तो फिर ये अपने पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, अपने पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम में। मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट ये नहीं चाहता कि हम किसी तरह से डिस्प्लेस्ड हों, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पी दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। देखिए तो इस कंडीशन में पहले वाला में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी ये पी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही है जो पी का डायरेक्शन है, यहाँ सेम है दोनों का डायरेक्शन। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है और यही चाहता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही चाहता है कि जो पी है वो मेरे डायरेक्शन के अलोंग हो। इसलिए क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसमें आइए, अब यहाँ पर डिस्प्लेस करिए इस कंडीशन में। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब इसको आप डिस्प्लेस किया प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये ना। अब इसको जब डिस्प्लेस किया यहाँ पर, अब आप खुद देखिए ये माइनस है प्लस, ये देखिए इलेक्ट्रिक, ये किसका, पी का डायरेक्शन इधर हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो इसको हम डिस्प्लेस किया, देख रहे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इस तरह से। अब ये क्या चाहेगा, इसको तो हम थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इस तरह से। अभी इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा था, माइनस से प्लस इधर था। ये क्या करेगा कि फिर से ये दोबारा अपने पोजीशन में नहीं आना चाहेगा। देखिए ना, इसको अगर हम डिस्प्लेस किया ना तो दोबारा ये अपने पोजीशन को नहीं आना चाहेगा। रीजन देखिए ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पी कैसा है, अपोजिट है। तो ये क्या चाहेगा, ये रोटेट कर जाएगा, पूरा घूम जाएगा, ये फिर अपना पोजीशन में नहीं आएगा। फिर ये क्या होगा, कंप्लीटली रोटेट कर जाएगा। और रोटेट कंप्लीटली कर गया तो देखिए तो कंप्लीटली रोटेट कर देगा, तो फिर ऐसा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर घूम जाएगा, इधर घूम गया। इसका मतलब इस पर चार्ज क्या हो गया, इधर जो था आपका इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, ये कंप्लीट रोटेट कर जाएगा। अब इसका देखिए फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया। तो यही चीज़ देखें कि अगर हम डिस्प्लेस किए और अपने पोजीशन पर नहीं आया बल्कि फिर से वो रोटेट कर गया और स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, तो वो कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जिसको रोटेट किए और रोटेट करने के बाद पुनः अपने पोजीशन पर आ गया, वो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा और 180 रहेगा तो वहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और 0 रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हो गया और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का हो गया। चलिए अब एक बार फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। बस एक ही चीज़ देखना आपको है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए अब एक ही चीज़ देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड पी, ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है ना हमेशा कि पी का डायरेक्शन अपनी ओर रखे, अपने की तरह रखे। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहना चाहता है उधर ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन चाहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यही हमेशा करेगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उधर ही चाहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन। तो आप देखिए ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर पी का डायरेक्शन सेम है ना, तो ये स्टेबल हो गया। इसमें देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या, पी का डायरेक्शन है, अपोजिट है ना। तो इसमें डिस्प्लेस करेंगे ना, तो ये डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या, ये उलट कर फिर इधर आ जाएगा, तो इसमें रोटेट कर जाएगा। इसको जरा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो रोटेट कर कर फिर से क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर चले जाए। समझे? तो ये कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर इसमें हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना। मतलब यही हो गया, इस कंडीशन में क्या किए, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे तो अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था टॉर्क के बारे में, जो बता दिया कि कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इन एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसको आगे आप देखें
नेक्स्ट टॉपिक में आगे मैं करता हूँ।